कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर हैदर वाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी हुस्ना और जिन जात का आखिरी हिस्सा। मैं जरगान जिन। मैं अपने मकान में आकर बैठ गया। अब मैं सोचने लगा कि हुस्ना का क्या किया जाए। मैं उसके बारे में फैसला तो बहुत पहले कर चुका था। अम्मा हाजन का दाव वक्ती तौर पर मुझ पर चल गया, मगर अम्मा हाजन किसी सूरत मेरे मुकाबले पर नहीं आ सकती। मैं ये नहीं कहता कि मुझे अपनी ताकत पर घमंड है, मगर मैं जानता हूँ कि मेरा मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं। मैं फर्श पर लेट गया और अपना सांस दुरुस्त करने लगा। बैठे बैठे अचानक मुझे नींद आने लगी और फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अपनी दुनिया में पहुंच चुका हूं। मेरी माँ मुझे देखकर खुशी से गले लगा लेती है और बोलती है, बेटा तू परेशान क्यों है। मेरी माँ मेरी आंखों में छुपी उदासी को देख लेती है। मैंने कहा, माँ मैं मोहब्बत करने की सज़ा भुगत रहा हूँ। पहले तो शरारत की सज़ा थी, लेकिन अब मोहब्बत की सज़ा है। वो बेवफा मुझे मारने पर तुल गई है। ये बात सुनकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, बेटा मोहब्बत ज़बरदस्ती का सौदा नहीं होता, मगर तुम अपना दिल छोटा ना करो। मैं नाजिफ को तेरी मदद के लिए भेजती हूँ। माँ ने मेरे माथे को चूमा और साथ ही मंजर धुंधला होता हुआ गायब हो गया। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। अभी मैं कुछ सोच ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर खड़े नाजिफ की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। नाजिफ तुम? मैं फौरन उठ खड़ा हुआ। क्या मैं ख्वाब देख रहा था या वो सच था? नाजिफ मेरी तरफ मुस्कुरा कर देख कर बोला, यार मुझे नहीं मालूम। माँ ने हुक्म दिया था कि फौरन जरगान के पास पहुंचाओ, उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे आने का शहंशाह जिन्नात को इल्म है? कहने लगा, नहीं उन्हें इल्म नहीं है। तुम्हारी माँ ने मुझे इंतहाई राजदारी से तुम्हारे पास भेजा है। क्या परेशानी है तुम्हें? नाजिफ मेरे सामने बैठते हुए बोला और फिर मैंने सारा वाक़या उसको बता दिया। कहने लगा, अम्मा हाजिन को जान से मारना है या बस उसे थोड़ा सा? नहीं नहीं यार, मैं तो कहता हूँ उसे मौत के घाट उतार दो, अगर वो अपने इरादे से बाज नहीं आ रही। वो कहने लगा, अम्मा हाजिन कहाँ होगी? उसकी हवेली में तो नहीं। लेकिन मैंने कहा, मुझे यकीन है कि वहाँ पर हिसार बनाने के बाद वो वहाँ से निकल गई। उसने मुझे कमरे में बुलाने के बाद कमरे के गिर्द हिसार कायम कर दिया और हुस्ना उस हिसार के अंदर है। अब अम्मा हाजिन के मरते ही वो हिसार टूटेगा। नाजिफ कहने लगा, ठीक है, मैं अभी उसका इलाज करता हूँ। मैं खामोशी से नाजिफ को जाता हुआ देख रहा था। नाजिफ ने कमरे से निकलने के बाद फिजा में उड़ान लगाई और फिर अम्मा हाजिन के घर की तरफ चल पड़ा। थोड़ी ही देर बाद वो अम्मा हाजिन के दरवाजे पर खड़ा था। उसके साथ भी वही हुआ जो कुछ यूजारसिफ के साथ हो चुका था। उसने मकान में दाखिल होने की कोशिश की, मगर वो भी झटका खाकर पीछे हट गया। वो समझ गया कि मकान पर ज़बरदस्त किस्म का हिसार कायम है। वो फौरन ऊपर उठा और हवा में तैरता हुआ आबादी से बाहर जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में उतरने के बाद उसकी तेज़ निगाहें किसी चीज़ को तलाश करने में थी और फिर उसका मतलूबा परिंदा उसे नजर आ गया। एक दरख्त पर खामोशी से बैठा उल्लू की शक्ल से मिलता जुलता परिंदा था। नाजिफ चूंकि गैबी हालत में था, इसलिए परिंदा पकड़ना उसके लिए मुश्किल नहीं था। उसने आगे बढ़कर परिंदे को दबोच लिया और फिर वापस अम्मा हाजिन के मकान की तरफ चल पड़ा। मकान के दरवाजे पर पहुंचकर उसने गौर से मकान की तरफ देखा, फिर मुंह में कुछ पढ़ने लगा। काफ़ी देर कुछ पढ़ता रहा, फिर उसने दोनों हाथों से परिंदे को पकड़कर जोर से उधेड़ डाला। परिंदे की गर्दन उसके जिस्म से अलग हो गई और खून का फवारा उबल पड़ा। खून उबल उबल कर बाहर निकलने लगा। उसने खून के छींटे अपनी मुट्ठी में इकट्ठे करके दरवाजे पर फेंके। कुछ देर खामोशी से दरवाजे को देखता रहा, फिर उसने परिंदे का मुर्दा जिस्म एक तरफ फेंक दिया और दरवाजे के अंदर दाखिल होने लगा। इस मर्तबा हिसार टूट चुका था। नाजिफ का मंतर काम कर गया। छोटे से मकान के सहन में वो दाखिल हो गया। हर तरफ खामोशी तारी थी। उसकी तेज़ निगाहें अम्मा हाजिन को ढूंढ रही थीं। अम्मा हाजिन अपने कमरे में आराम कर रही थी। नाजिफ उस कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे में दाखिल होते ही उसने देखा अम्मा हाजिन बिस्तर पर सो रही थी। नाजिफ ने उसको अजीब सी निगाहों से देखा और फिर धाड़ कर बोला, अम्मा हाजिन उठ, मैं आ चुका हूँ, तेरी मौत की सूरत में तेरे सामने खड़ा हूँ। उसकी धाड़ सुनकर एकदम अम्मा हाजिन उठ खड़ी हुई। वो चूंकि इस वक्त अपनी असली हालत में था, इसलिए अम्मा हाजिन उसका रूप देखकर डर गई और घबरा गई। कौन हो तुम? क्यों मुझसे टकराना चाहते हो? वो कहने लगा, अम्मा हाजिन तुम मुझे जानती नहीं और जिससे टकराई हो तुम उसे भी नहीं जानती। हम कोई आम जिन नहीं हैं।
वो शहनशाह जिन्नात का बेटा है और मैं शहनशाह जिन्नात का खास आदमी। अभी मैं तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखाई देता हूँ। अम्मा हाजन के चेहरे पर घबराहट और परेशानी के आसार थे। इससे पहले कि अम्मा हाजन कुछ पढ़ती या फूंकती, अपने थैले की तरफ हाथ बढ़ाती, नाजिफ जिन हरकत में आ चुका था। वो आगे बढ़ा और उसने लपक कर अम्मा हाजन की गर्दन दबोच ली। वो बेचारी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती रही। जरगान तो उसे छू नहीं सका था, मगर नाजिफ ने ऐसा अमल किया कि वो अम्मा हाजन के गर्दन तक उसके हाथ पहुंच गए। वो बेचारी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती रही मगर बेसूद। उसका दम घुटने लगा। नाजिफ ने अपने हाथों की गिरफ्त सख्त कर दी और उसकी गिरफ्त से अपने आप को छुड़ाना आसान काम नहीं था, लेकिन फिर भी वो बेचारी अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए हाथ पांव मारने लगी। मगर उसका दम था जो घुटता ही चला जा रहा था, और जो गिरफ्त सख्त होती जा रही थी उसकी आंखें उबलने लगीं और सांस उखड़ने लगा, और थोड़ी ही देर में वो बेचारी मुर्दा होकर उसके हाथों में ही लटक गई। नाजिफ जिन ने उसके मुर्दा वजूद को बिस्तर पर फेंका। उसने वापस जरगान के पास पहुंचने में देर नहीं लगाई। उसने खुशखबरी सुनाई कि तुम्हारे दुश्मन का खात्मा हो चुका है। हुस्ना के ऊपर से हिसार टूट चुका है। अब मैं और तुम्हारे लिए क्या खिदमत कर सकता हूँ? ज़ियारसिफ कहने लगा, मुझे और तुम्हारी खिदमत की ज़रूरत नहीं, बस तुमने जो काम करना था कर लिया। अब मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम चले जाओ। नाजिफ कहने लगा, अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है तो मैं यहाँ रुकता हूँ। वो कहने लगा, नहीं। तो फिर नाजिफ ने कहा, अगर मेरी ज़रूरत हुई तो तुम मुझे पुकार लेना। नाजिफ मेरे सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया, मगर मैंने उसे जाने का कहा और वो मेरी बात सुनकर वहाँ से चला गया। अब हुस्ना भी हिसार से बाहर निकल चुकी थी। अब मुझे उसका कुछ करना था, लेकिन मुझे करना क्या चाहिए? मैं कुछ देर सोचता रहा, फिर मैं बाहर निकला, फ़ज़ा में जस्त लगाई और उसकी हवेली की तरफ चलने लगा। तैरते हुए मैं उसकी हवेली के सामने उतरा। इस हवेली और जायदाद की खातिर हुस्ना ने सबको धोखा दिया, कभी रोबान को, कभी मुझे और कभी अपनी माँ बहन को। उनकी मोहब्बत का दम भरती, मगर वह उनके साथ भी मुखलिस नहीं थी। मुझे उसकी सोच पर बड़ा अफसोस होता, मगर यह अफसोस करने का वक्त नहीं था। मैं तेज़ी से चलता हुआ राहदारी में दाखिल हुआ। हर तरफ गहरा सन्नाटा और खामोशी छाई हुई थी। मैं उस कमरे के सामने पहुंचा। मैं देखना चाहता था कि हिसार ख़त्म हो गया या नहीं। मैं गैबी हालत में उसके कमरे में दाखिल हुआ तो ये देखकर मेरी खुशी की इंतहा न रही कि हुस्ना के कमरे के गिर्द बनाया गया अम्मा हाजन का हिसार ख़त्म हो चुका था। हुस्ना मसहरी पर बड़े मज़े से सो रही थी। वो समझ रही थी कि शायद वो मुकम्मल तौर पर हिसार की हिफाजत में है। मैं उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। बज़ाहिर उस चेहरे पर कितनी मासूमियत थी, कितना भोलापन था, मगर उसके अंदर छुपी हुई मक्कारी और खुदगर्जी को मैं देख चुका था। चंद लम्हे उसे खड़ा मैं देखता रहा, फिर मैं उसके कमरे से बाहर निकल आया। मेरा रुख सहन की तरफ था। सहन में मुझे महक खिलती हुई नजर आई। मैं उसके सामने पहुंचा तो मुझे खुशी की इंतहा न रही। वो मुझे देख सकती थी। वो मुझे देखकर दौड़कर मुझसे लिपट गई। आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है आप कितने दिनों से मेरे साथ नहीं खेले? वो मासूम सी बच्ची मुझसे शिकवा करने लगी। मुझे उसकी मासूमियत पर प्यार आने लगा। देखो महक, अब तुम अकेले खेलने की आदत डाल लो। अरे आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्या आप मेरे साथ नहीं खेलेंगे? वो मासूमियत से पूछने लगी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ अब ज़्यादा दिन तक नहीं खेल सकता, मगर आपने तो कहा था आप मेरे साथ खेलेंगे। हाँ, वो तब की बात थी महक, लेकिन अब मेरा यहाँ रहना मुमकिन नहीं। वो पूछने लगी, क्यों मुमकिन नहीं? मैंने कहा, इसलिए कि तुम्हारी बड़ी बहन मुझे यहाँ से भगाना चाहती है या जान से मार देना चाहती है। अरे ऐसा क्यों है? मेरी बहन तो बहुत अच्छी हैं। वो मासूमियत से कहने लगी। ये तो मैं नहीं जानता। मैंने उसके माथे पर प्यार करते हुए कहा। हाँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम बहुत प्यारी बच्ची हो। मैं वादा करता हूँ मैं जितने दिन यहाँ हूँ तुम्हारे साथ खेलूंगा। फिर मैं उसके साथ खेलता रहा। जब वो खेल खेल कर थक गई तो कहने लगी, अब मैं चलती हूँ। मैंने मुस्कुराकर उसे देखा और वो चली गई। अब मेरा रुख उस कमरे की तरफ था। मैं हुस्ना की खबर लेना चाहता था। उसके कमरे में मैं दाखिल हुआ तो ठिठक कर रुक गया। कमरे में हुज़ैफा और रोबान दोनों मौजूद थे। मैं एक तरफ खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। रोबान कह रहा था, ये तो बहुत बुरा हुआ कि अम्मा हाजन भी मारी गई। उसके चेहरे पर काफी परेशानी फैली हुई थी। मुझे लगता है कि अम्मा हाजिन का बनाया हुआ हिसार भी टूट चुका है जो आपकी हिफाजत कर रहा था। रोबान ने कहा। हुस्ना कहने लगी, ऐसा ना हो कि वो खबीस फिर आ जाए। खुदा के लिए तुम दोनों कुछ करो। रोबान कहने लगा, मैं जिनको जानता था सबको ले आया हूँ। अब तो कोई मेरे साथ आने पर भी तैयार नहीं। कुछ आमिल तो जिन्नाती मामले को खौफनाक मामला समझकर पीछे हट जाते हैं। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। हुस्ना बोली,
लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहती हूँ कि खुदा के लिए कुछ करो। रोबान कहने लगा अच्छा मैं कुछ करता हूँ। हुज़ैफा कहने लगा मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, हम दोनों मिलकर किसी ऐसे आदमी को ढूंढते हैं जो इस खबीस से हमारी जान छुड़ा दे। वो दोनों उठकर चले गए। उनके जाने के बाद हुस्ना कमरे में टहलने लगी। मैं कुछ देर खड़ा उसे देखता रहा, फिर मैंने कुछ सोचा और कमरे से बाहर आ गया। बाहर निकलकर मैंने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से हुस्ना की आवाज़ आई कौन, लेकिन मैं जवाब में बोला नहीं। उसने दरवाज़ा खोला, लेकिन मुझे सामने देखकर एकदम ज़ोर से चीख मारी और धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं मुस्कुरा दिया। मैं अब भी गैबी हालत में अंदर दाखिल हुआ तो देखा हुस्ना के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी थी। मैं कितनी देर उसकी हालत से महसूस होता रहा। वो समझ रही थी कि शायद मैं कमरे में अंदर दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन यह हिसार तो अम्मा हाजन की मौत के साथ ही खत्म हो चुका था। आज तक के लिए हुस्ना के लिए इतनी सजा काफ़ी थी। वो मुझे देखकर एकदम ही परेशान होकर अंदर बंद होकर रह गई थी। रात का वक्त हुआ तो हुज़ैफा और रोबान दोनों वापस आ गए। बुरी तरह नाकाम हो गए थे। न जाने कितनी ही देर किसी आमिल को ढूंढते रहे, मगर उन्हें किसी आमिल का पता नहीं चला। हुज़ैफा कहने लगा आमिल तो हमें नहीं मिला, मगर एक जानने वाले के मुताबिक एक आमिल का पता मिला है मेरे पास। वो जगह थोड़ी दूर है, वहाँ खुद तो नहीं जा सकते। हाँ, हमने एक आदमी को दौड़ा दिया है, क्योंकि वहाँ जाने से हमारा वक्त ज़ाया होगा और पीछे तुम भी अकेली हो। ऐसा ना हो कि हम वहाँ चले जाएं और पीछे कोई और वाक़या हो जाए, इसलिए हमने आमिल को बुलाने के लिए एक आदमी को दौड़ाया है। हुस्ना ने उन्हें बताया कि तुम दोनों के जाने के बाद वो जिन मेरे दरवाजे पर आया, मगर मैंने जो ही दरवाज़ा खोला उसे देखकर मैं एकदम चीख पर पीछे हटी और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो कमरे में दाखिल नहीं हो सका। रोबान ये बात सुनकर बोला इसका मतलब तो ये हुआ कि अम्मा हाजन के मरने के बाद भी उनका हिसार काम कर रहा है। हुज़ैफा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा, मगर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हुस्ना ने कहा वो जिन बहुत ताकतवर है, वो दाखिल हो सकता है अंदर। तुम दोनों किसी आमिल को ढूंढने में अपनी कोशिशें तेज करो। हुज़ैफा ने कुछ सोचकर कहा ठीक है। हम तेज करते हैं कोशिश, मगर जिस आदमी को भेजा है उसे तो वापस आने दो। मैं कुछ देर हुस्ना को देखता रहा और खामोशी से बाहर निकल आया। मैं अब हुज़ैफा और रोबान का पीछा करके अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि अब जो भी आमिल आया देखी जाएगी। मैं हवेली के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहा। एक कमरे में मुझे उसकी अम्मा नजर आई, जिसके साथ महक लेटी हुई थी। माँ परेशान थी। महक सवाल करने लगी, अम्मा बाजी हमारे पास क्यों नहीं आती, वो उस कमरे में क्यों बंद है? उसकी माँ कहने लगी बेटा वो बहुत मुश्किल में है, वो एक हिसार के अंदर कैद है, तू सो जा और उसकी फिक्र ना कर। उसकी माँ उसे बहलाने की कोशिश करने लगी। मैं कुछ देर वहीं खड़ा उन्हें देखता रहा, फिर वहाँ से सहन में आ गया। अब हवेली से मुझे वापस नहीं जाना था। मुझे इसी हवेली में रहना था जब तक हुस्ना के बारे में मैं कोई फैसला न कर लेता। मैं कितनी ही देर हवेली में घूमता रहा, फिर राहदारी में आ गया। राहदारी में कई कमरे थे। एक खाली कमरा देखकर उसमें दाखिल हो गया। अंदर बिस्तर लगे थे। मैं खामोशी से लेट गया और लेटते ही मुझे नींद आ गई। सारी रात खूब सोया। सुबह मेरी आंख खुली तो मैं बाहर निकला। राहदारी में झांक कर देखा हुस्ना के कमरे का दरवाज़ा बंद था। इसका मतलब है कि वो अभी तक सो रही थी। जब से वो हवेली आई थी उसके तो रंग ढंग ही बदल चुके थे। लगता ही नहीं था कि ये वही गरीब हुस्ना है जो मुझसे मदद की भीख मांग रही थी। दोपहर के वक्त रोबान आया, उसके साथ हुज़ैफा भी था। दोनों हुस्ना के कमरे में दाखिल हुए तो मैं उनके पीछे था। हुस्ना उन्हें देखकर बेचैनी से पूछने लगी क्या बना, मिला कोई आमिल? रोबान ने कहा एक आमिल का पता मिला है, लेकिन उसका गांव जरा दूर था। हमने आदमी भेजा हुआ है, आज उम्मीद है कि वो आदमी उसे लेकर आएगा। उसके अलावा तो अभी तक किसी आमिल का पता नहीं चला। तुमने तब तक इस कमरे से बाहर नहीं निकलना, वरना ऐसा ना हो कि वो खबीस जिन किसी भी वक्त तुम्हारे ऊपर हमला कर दे। मेरा ख्याल है कि तुम इस कमरे में महफूज हो, क्योंकि अभी तक इस कमरे में वो दाखिल नहीं हो सका, ना ही तुम्हें उसने अभी तक कोई नुकसान पहुंचाया है। हुस्ना उनकी बात सुनकर खामोश हो गई। मैं हुस्ना की निगाहों में छुपी मकारी को साफ महसूस कर सकता था। वो रोबान और हुज़ैफा दोनों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी। ये तमाम तर उसकी साजिश का हिस्सा था। फिर रोबान ने अचानक हुस्ना से सवाल किया, हुस्ना तुमने जायदाद और हवेली के मुतालिक क्या सोचा है? हुस्ना कहने लगी भाई ये इन बातों का वक्त नहीं। हुज़ैफा का कुछ हिस्सा मिल चुका और बाकी इसे जरूर मिलेगा, मगर सबसे बड़ी मुसीबत तो ये जिन है। आप दोनों किसी तरीके से इसे रास्ते से हटाने की कोशिश करें, बाकी बातें तो बाद में देखी जाएंगी। उसकी मौजूदगी से तो मेरी जान को भी खतरा है और आप दोनों को भी। रोबान और हुज़ैफा आप दोनों समझने की कोशिश करें। हुज़ैफा बड़ी अजीब सी नज़रों से उसे देख रहा था। मैं चाहता तो अभी हुस्ना को पकड़कर अपने साथ ले जा सकता था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि वो मेरे साथ क्या करते हैं। दोनों कुछ देर उसके पास बैठकर इधर उधर की बातें करते रहे, फिर उठकर चले गए।
जाते जाते उन्होंने हुस्ना को तसल्ली दी और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, तुम घबराना नहीं और इस कमरे से बाहर किसी भी सूरत में नहीं निकलना। वो एकदम चले गए तो मैं हुस्ना के सामने जाहिर हो गया। चलो हुस्ना, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मुझे देखकर हुस्ना के मुंह से जोरदार चीख निकली। मैं आगे बढ़ा और उसके मुंह पर हाथ रख दिया। देखो हुस्ना, तुम तो ऐसे घबरा और डर रही हो जैसे मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ। कहने लगी, तुम अजनबी तो नहीं, लेकिन तुम अचानक मेरे सामने आए तो मैं डर गई। मैंने कहा, तुमने पहले भी मुझे देखकर दरवाजा बंद कर लिया। वो कहने लगी, तुम हिसार के बावजूद अंदर कमरे में दाखिल कैसे हुए? मैंने कहका लगाकर कहा, तुम्हारा कोई हिसार हुस्ना मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। और दूसरी बात हुस्ना, हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं। तुमने मेरे साथ वादा किया था कि तुम्हारा काम हो जाने के बाद तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में चलोगी। वो कहने लगी, मेरी भूल थी, मुझे उस वक्त तुम्हारी जरूरत थी। मैं कहने लगा कि मैं तो अब भी तुम्हें ले जा सकता हूँ। वो कहने लगी, देखो मैंने कहा था ना कि मैंने तुमसे 1 महीने की मोहलत ली है। मैंने कहा, मोहलत की तो बात ठीक है, लेकिन तुम मेरे साथ जाने से इनकारी हो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे मुस्तकिल तौर पर जान छुड़ाना चाहती हो। वो कहने लगी, मैं फिलहाल अपनी बात पर कायम हूँ। मेरा दिल नहीं चाहता जाने को, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे यहाँ कुछ मामला तय करने हैं। मेरा हवेली और जायदाद का मामला है, पीछे मेरी माँ और मेरी बहन है, और तुम जानते हो कि मेरे यहाँ और भी कई दुश्मन होंगे। हमारी रिश्तेदारी में कई हिस्सेदारियाँ हैं। मैं उन मामलात को तय करना चाहती हूँ। मैं चंद लम्हे खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। उसके एक एक लफ्ज़ में मुझे झूठ टपकता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने कहा, ठीक है, मैं अपनी ज़बान का पक्का हूँ। मैंने तुम्हें 1 महीने की मोहलत दी है, मगर याद रखो ये महीना गुजरने में कुछ दिन तो पहले गुजर गए और बाकी दिन गुजरने में भी वक्त नहीं लगेगा। मैं ये कहकर बाहर निकल आया। सारी रात मैं सहन में उदास फिरता रहा। हुज़ैफा और रुबान दोबारा उसके पास वापस नहीं आए। अगले रोज सुबह 10 बजे के करीब हवेली में चहल पहल शुरू हो गई। महक हस्बे आदत सहन में खेल रही थी। मैं उसके साथ खेलने में मसरूफ हो गया। मुझे उस बच्ची से अजीब सा उन्स और मोहब्बत हो गई थी। इतने में मैंने देखा कि एक आदमी अपने साथ एक बुजुर्ग को लेकर अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे हुज़ैफा और रुबान भी थे। उन्हें देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तो फिर हुज़ैफा और रुबान ने मुझे रास्ते से हटाने के लिए किसी और आमिल का सहारा लिया था। आमिल साहब राहदारी के अंदर दाखिल हुए और फिर कमरे की तरफ चल पड़े। मैं भी कुछ फासला रखकर खामोशी से उनके पीछे चलने लगा। आमिल साहब रुबान और हुज़ैफा के साथ हुस्ना के कमरे में दाखिल हुए तो हुस्ना ने अदब से उठकर उन्हें सलाम किया। आमिल साहब बैठ गए। सफ़ेद दाढ़ी रखे हुए बड़े बरेश और रौबदार इंसान लग रहे थे। उनके चेहरे पर बड़ा जलाल नजर आ रहा था। हुस्ना से उन्होंने पूछा, हाँ भाई, क्या वाक़या है? मुझे कुछ तो इन लड़कों ने बता दिया, लेकिन बाकी की बात तुम मुझे सुनाओ, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। हुस्ना ने उन्हें अपने साथ पेश आने वाला मेरे मुतालिक सारा वाक़या कह सुनाया। तो वो कहने लगे, ऐसा होता है, कभी कभी कोई शरारती जिन हमारी आबादियों में आ निकलते हैं और कभी हसीन लड़कियों पर आशिक हो जाते हैं, और फिर बाज़ औक़ात तो उन शरारती जिन्नात को वापस भेजना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर इंसान की कोशिशें लाजिम है। जिन्नात में कुछ नेक और शरीफ जिन भी होते हैं, लेकिन कुछ इंतहाई शरीर होते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि वो जिन जो बज़ाहिर तुम्हारे बकौल वो बड़ा शरीर है, तुम्हारे साथ किस तरह के मामलात रखता है। मेरा मतलब है कि उसने तुम्हारे मुतल्लिक कोई शर्त आयद कर रखी है, या तुम्हारी तरफ से कोई शर्त है, या तुमने उससे कोई ऐसा काम लिया हो जिसके बदले में वो तुमसे कुछ मांगता है। हुस्ना ने ये बात सुनकर एक लम्हे के लिए खामोश हो गई और फिर कहने लगी, नहीं, मैंने तो उससे कोई काम नहीं लिया, लेकिन वो मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा। मैंने उसको कहा है कि मेरा और तुम्हारा निबाह नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ आदमजाद और तुम एक जिन हो। फिर आमिल साहब पूछने लगे, देखने में वो कैसा है? तो हुस्ना कहने लगी, निहायत खूबसूरत एक खुबरू नौजवान की शक्ल में मेरे पास आता है, मगर मैं यकीन से नहीं कह सकती कि क्या ये उसकी असली शक्ल है या नहीं। आमिल साहब उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गए और फिर बोले, क्या उसने तुम्हारे साथ कभी ज़बरदस्ती करने की, मेरा मतलब है कभी तुम्हें हाथ पकड़ा हो या तुम्हें ज़बरदस्ती? हुस्ना कहने लगी, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। उसने मेरे साथ कभी कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं की। आमिल साहब दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोले, मामला तो बड़ा टेढ़ा लग रहा है। तुम कहती हो कि वो ज़बरदस्ती तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता है, मगर तुम्हारे ही कहने के मुताबिक ना उसने तुम्हारे साथ कभी ज़बरदस्ती की और ना ही तुम्हारे साथ कोई ऐसी बदतमीज़ी की। मुझे तो लगता है कि वो जिन किसी निहायत नेक और मुसलमान कबीले से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन मसला ये है कि जब जवानी का जोश होता है तो ऐसे नौजवानों में शरारतें और इस तरह की हरकतें आ ही जाती हैं।
चाहे वो इंसान हो या जिन्नात में से। तुमने सुना होगा कि जिन्नात में भी कई शरीर जिन होते हैं। हुस्ना ने कहा, जी हाँ मैंने सुना है। फिर आमिल साहब ने कहा, इसका भी कुछ हल कर लेते हैं। फिर उन्होंने रोबान की तरफ देखकर कहा, रोबान मियाँ अगरबत्तियां जला दो। रोबान उठकर बाहर चला गया। जब वापस आया तो उसके हाथ में अगरबत्तियां थीं। उसने वो अगरबत्तियां कमरे के चारों कोनों में सुलगा दी। मैं एक तरफ खड़ा बड़े इत्मीनान से ये सारा तमाशा देख रहा था और आमिल साहब की बातें भी सुन रहा था। हुज़ैफा भी वहीं मौजूद था। वो भी आमिल साहब के करीब बैठकर बड़े गौर से उनकी सारी हरकतें देखने लगा। आमिल साहब, वो जिन मेरी छोटी बहन से भी बहुत मानूस है, उससे बहुत मोहब्बत करता है, उसके साथ अक्सर खेलता रहता है और मेरी छोटी बहन भी उसे बहुत प्यार करती है। मुझे डर है कहीं वो उसको नुकसान ना पहुंचा दे। आमिल साहब ने सारी बात सुनने के बाद हुस्ना से कहा, अपनी माँ और बहन को भी इसी कमरे में बुला लो। थोड़ी देर बाद वो दोनों भी कमरे में मौजूद थीं। अब कमरा लोगों से भर गया। हुज़ैफा, रोबान, हुस्ना और महक और उसकी माँ आमिल समेत सब इस कमरे में मौजूद थे। कमरा काफी बड़ा और कुशादा था। अगरबत्तियों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। मैं एक तरफ खड़ा ये सारा मंजर देख रहा था। आमिल साहब ने अपने लिबास की जेब से 3-4 बड़े बड़े कागज तह किए हुए निकाले और मेज पर रखकर गौर से देखने लगे। फिर उन्होंने अपने लिबास से छोटी छोटी 3-4 पुड़ियाँ निकाली। एक पुड़िया को खोला तो उसमें कुछ सफूफ भरा था। उसे खोलकर सामने रख लिया। फिर कागज पर लिखी हुई तहरीर पढ़ने लगे। उन्होंने सबको अपनी उंगली के इशारे से खामोश रहने का इशारा किया। मेरी नज़र उस वक्त बदस्तूर महक पर जमी हुई थी, जो इस वक्त मासूमियत की तस्वीर बनी थी। मैं देख रहा था कि आमिल साहब क्या करते हैं। आमिल साहब कुछ देर पढ़ते रहे, फिर सफूफ की पुड़ी उन्होंने उठाकर मुंह के करीब करके फूंक मारी और सारा सफूफ हवा में बिखरा दिया। इसी तरह वो काफ़ी देर तक कुछ पढ़ते रहे और बारी बारी सब पुड़ियों को हवा में उछाल दिया। फिर आंखें खोली तो उनकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थीं। फिर बड़ी रोबदार आवाज़ में बोले, मेरे सामने हाजिर हो है खबीस जिन, तू कहाँ है, मेरे सामने हाजिर हो। वो कहते रहे मगर मैं अपनी जगह से टस से मस ना हुआ। मैं समझ गया कि आमिल साहब के पास अम्मा हाजन जैसी ताकत नहीं। जब मैं हाजिर नहीं हुआ तो आमिल साहब के चेहरे पर घबराहट और शर्मिंदगी फैलने लगी। मैं कुछ देर इस सूरत-ए-हाल से लुत्फानंदोज होता रहा। नाहिंजार सामने क्यों नहीं आता? मौलाना साहब गरज कर बोले। महक, उसकी माँ, हुज़ैफा और रुबान भी बड़ी खामोशी से सारा तमाशा देख रहे थे। आमिल साहब अपनी खजालत मिटाते हुए बोले, मुझे लगता है वो खबीस इतनी आसानी से काबू आने वाला नहीं। उसके लिए कुछ और ही सख्त अमल करना पड़ेगा। वहाँ बैठे हुए हर शख्स के चेहरे पर अजीब सी परेशानी थी और उलझन भी थी। आमिल साहब उन्हें बातों से पुर करने की कोशिश करने लगे। अरे भाई, मैंने तो अमल पूरा किया है मगर लगता है ये बड़ा ढीठ जिन है, इतनी आसानी से काबू आने वाला नहीं। हुस्ना उनकी तरफ देखकर बोली, आमिल साहब कुछ कीजिए, हमारी आखिरी उम्मीद तो आप ही हैं। मैंने जब देखा कि आमिल साहब की सारी कोशिशें बेकार हो गईं और अब वो अपनी शर्मिंदगी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं तो मैंने सोचा मुझे अब उनके सामने आ जाना चाहिए। ये सोचते ही मैं उनके सामने हाजिर हो गया और कहने लगा, आमिल साहब आपका सारा अमल बेकार गया। वहाँ बैठे हुआ हर शख्स और आमिल साहब मुझे एकदम जाहिर होता देखकर चौंक पड़े और इससे पहले कि उनके हाथ अपनी जेब में जाते मैंने फौरन कड़कतावार आवाज़ में कहा, रुक जाएं आमिल साहब, आपका कोई अमल कोई दाव मुझ पर नहीं चलेगा। मुझे देखकर तो हुस्ना के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। वो चीख कर बोली, आमिल साहब अभी इसका कुछ कीजिए। यही है वो शरारती और शरीर जिन, यही है वो खबीस जिसने मेरी जिंदगी हराम कर रखी है। मैंने अफसुर्दा और नम आंखों से उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों के दुख और उदासी को देखकर एक लम्हे के लिए वो घबरा गई। मैंने गरजदार आवाज में कहा, आमिल साहब आपको कोई अमल करने की ज़रूरत नहीं। आपके अमल की वजह से मैं हाजिर नहीं हुआ और ना ही आपका अमल मुझे मजबूर कर सकता है कि मैं आपके सामने आऊं। आमिल साहब अपना बड़ाई जताने के लिए बड़ी डिठाई से बोले, अरे ओ मूर्ख नाहिंजार, मैं अभी तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। मैंने कहा, मैं आपके बुलावे पर नहीं आया आमिल साहब, मैं खुद आया हूँ। बल्कि ठहरिए, पहले आप मुझे जलाकर भस्म करने की कोशिश कर लीजिए। मैंने कहा तो आमिल साहब ने जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली जिसमें सफ़ेद सा मादा भरा हुआ था। वो मादा उन्होंने उसका ढक्कन खोलकर मेरी तरफ उछाल दिया। सफ़ेद मादा मेरे करीब आने से पहले ही भाप बनकर उड़ गया। इसके बाद आमिल साहब कुछ पढ़कर फूंकते रहे मगर उनका कोई जादू मुझ पर न चल सका। मैंने कहा, आमिल साहब तमाम कोशिशें छोड़ दीजिए, आप यकीन कीजिए मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं खुद आपके सामने आया हूं। आमिल साहब और तमाम लोग, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। वहां बैठे हुए हर शख्स के चेहरे पर एक डर और खौफ था। मुझे एकदम सामने आता देखकर सब घबरा गए थे।
हुस्ना तो मुझे कई बार देख चुकी थी, मगर बाकी लोगों ने पहली दफ़ा मुझे ऐसे जाहिर होते देखा था। मैं आप तमाम लोगों से बड़े अदब एहतराम से कहता हूँ कि मेरी बात ध्यान से सुनिए। आमिल साहब, मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी बात को तवज्जो से सुनिए। सब ऐसे खामोश हो गए जैसे मेरे हुक्म के मुंतज़िर थे। हुस्ना भी गुमसुम खड़ी थी। आमिल साहब भी बिल्कुल खामोश हो गए और अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे। हुज़ैफा, रुबान, महक, प्यारी सी बच्ची, उसकी माँ, सब बड़ी हैरत भरी नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे। आमिल साहब, मैं कोई आम जिन नहीं, मैं शहनशाह जिन्नात का बेटा हूँ। एक छोटी सी शरारत के एवज़ मुझे मेरे बाप ने एक सज़ा दे दी, जिसके तहत मुझे मेरी दुनिया से निकाल दिया गया। मैं हुस्ना के दादा के मकान में कई बरसों अपनी सज़ा काटता रहा। मैं उस जगह पर उस वक्त से सज़ा काट रहा था जब हुस्ना के दादा का मकान भी वहाँ पर नहीं था। मेरी सज़ा होने में कुछ वक्त बाकी था कि फिर वहाँ ये लड़की अपनी माँ और बहन के साथ आई। इसे देखकर मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मोहब्बत क्या चीज़ होती है। मेरे दिल में इसके लिए नेक जज्बात थे। मुझे इससे पहली बार देखने में ही मोहब्बत हो गई। मैंने इससे बहुत पाकीज़ा मोहब्बत की थी। आमिल साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ऐसी अनगिनत ताकतों का मालिक हूं कि मैं कुछ भी चाहे कर सकता था। मैं अपनी ताकत के बल बोते पर इसे हासिल करना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था। मैं इसका दिमाग और जिस्म दोनों अपने कब्जे में कर सकता था, और अभी भी मैं उसी कदर ताकत रखता हूँ कि मैं इसे अपने साथ भी ले जा सकता हूँ और ये सब कुछ मेरे इशारे पर करने पर मजबूर हो जाए, और आप सब लोग भी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल सकते। अगर मैं चाहूँ तो ऐसा कर सकता हूँ। फिर मैंने हुस्ना की तरफ बढ़ते हुए कहा, मोहब्बत बहुत ही आला जज्बे का नाम है हुस्ना। मैं मानता हूँ कि मैं एक जिनज़ादा हूँ, और इंसान आदमजाद और जिनज़ादे की मोहब्बत कभी देर पा नहीं हो सकती। मगर मैं ये भी मानता हूँ कि ये भूल मुझसे हुई। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत पाकीज़ा जज्बात थे, मगर अब मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूँ वो बात जो मैंने इस कहानी के शुरू में बताई थी कि जिस वक्त तुमने मुझे अपनी कहानी सुनाई मेरा दिल क्यों टूटा था, मेरा दिल क्यों उदास हो गया। तुमने अभी अपनी कहानी शुरू नहीं की थी कि मेरे दिल की किरचियां हो गईं। तुम जानती नहीं, हम जिन्नात को अल्लाह ताला ने ये ताकत दी है, हम किसी के दिल का हाल पढ़ सकते हैं। जिस रोज़ पहली बार तुमने मुझे अपने जालिम चाचा की कहानी सुनाई, अपने साथ होने वाले जुल्म की दास्तान सुनाई और मुझसे मदद की दरख्वास्त की, मैं तुम्हारे दिल में छुपे हुए तुम्हारे इरादे को उसी दिन जान गया था कि तुम महज वक्ती तौर पर मुझे इस्तेमाल कर रही हो, और फिर काम निकल जाने के बाद तुम मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश करोगी। मेरा दिल उसी वक्त तुमसे बुझ गया था, दिल मेरा उसी वक्त तुमसे उठ गया था, और बेशक मैं समझ गया था कि ये कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करेगी। हालांकि मैं खूबरू नौजवान के रूप में तुम्हारे सामने आया था, ऐसे हसीन नौजवान के रूप में कि जिसकी ख्वाहिश कोई भी लड़की कर सकती है, जिसे कोई भी लड़की अपने दिल में बसा सकती है। मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारे सामने ऐसे रूप में आऊं जिसे देखकर तुम नफरत करने लगो, क्योंकि तुम बहुत भोली और मासूम थी, और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे दिल में मेरा खौफ बैठ जाए। अगर तुम एक बार भी दिल से मेरी मोहब्बत को तस्लीम करती तो मैं तुम्हें कभी साथ ले जाने की जिद ना करता, और ना ही तुम्हें शादी के लिए मजबूर करता। मैंने उसी रोज़ फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हें अपने साथ कभी लेकर नहीं जाऊंगा और ना ही तुमसे शादी करूंगा। इसके बावजूद मैं तुम्हारे साथ वो नेकी करना चाहता था, और उसे मैंने अपना फ़र्ज समझकर अदा किया। उस मोहब्बत की खातिर जो मैंने तुमसे की थी, मैं जानता हूँ इस मोहब्बत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं था। जो मोहब्बत की, जो कुछ किया, वो सिर्फ मैंने किया, वो मेरी ही मोहब्बत थी। एक बात याद रखना हुस्ना, मोहब्बत हमेशा पाने का नाम नहीं, मोहब्बत खोने का नाम है। मोहब्बत एक दूसरे पर एतमाद करने का नाम है। मोहब्बत एक दूसरे से बदगुमान होने का नाम नहीं। किसी के हालात और दिल का हाल जाने बगैर उसके बारे में अपने दिल में बदगुमानी पैदा करना ये मोहब्बत नहीं, ये तो फिर एक महज वक्ती खुमार हुआ। मैंने तुम्हारे दिल का हाल और सब कुछ जानते बूझते तुमसे सच्ची मोहब्बत की, और मैंने उसी मोहब्बत के तहत तुमसे नेकी करने का इरादा किया। मैंने इस दिल में फैसला कर लिया था कि मैं सब कुछ तुम्हारी मोहब्बत में, तुम्हारी जायदाद, सब कुछ तुम्हें वहाँ से दिलाकर यहाँ से वापस चला जाऊँगा। लेकिन याद रखना, इस सच्ची मोहब्बत ज़िंदगी में इंसान को शायद ही कभी मिल सकती है, और जिसे मिल जाए वो इस दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान होता है। कुछ लोग सारी ज़िंदगी सच्ची मोहब्बत तलाश करने में गुजार देते हैं, और कुछ लोग सारी ज़िंदगी सच्चे महबूब की ख्वाहिश में गुजार देते हैं। लेकिन मेरी नज़र में बदकिस्मत वो इंसान है जिसे सच्चा चाहने वाला मिल जाए, सच्चा महबूब मिल जाए, मगर वो इसकी कदर ना करे और उसे हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से खो दे। तुम अपनी हवेली, जायदाद और इस सारे धन दौलत के साथ हमेशा के लिए खुश रहो। तुम्हें आज के बाद किसी से सख्त जंग नहीं करनी पड़ेगी।
और एक और बात, एक मोहब्बत मैंने एक इंसान से भी की थी जिसे मैंने हमेशा अपनी छोटी बहन और बेटी समझा, और वो है ये बच्ची महक। जिसे मैं बेइंतहा चाहता हूँ। इसकी मासूमाना बातें और यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। मैं बोल रहा था और पूरा कमरा सन्नाटे में डूबा हुआ था। हर एक के चेहरे पर मलाल गमज़दगी थी और वह सब मुझे बड़े ध्यान से सुन रहे थे और अफसरदगी से देख रहे थे। फिर मैंने अपना रुख महक की तरफ किया और कहा, मैं एक दिन वापस तुम्हारे लिए आऊँगा, सिर्फ तुमसे मिलने के लिए, वरना मेरा इस दुनिया में क्या रखा है और इस दुनिया के लोगों से क्या वास्ता है। आज मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे इंसान नहीं बनाया। इंसान जो गर्ज और लालच में डूबे हैं, जो ना सच्ची मोहब्बत को पहचानते हैं और ना सच्चे मोहब्बत करने वालों को, हमेशा अपने नुकसान और फ़ायदे और घाटे के सौदे में लगे रहते हैं। अपनी इज़्ज़त और अपनी इज़्ज़त नफ्स और अपनी अना की तस्कीन के लिए दूसरों के दिल में उदासी के तनावर दरख्त उगा देते हैं। अब मैं तुम सब लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो उसकी माफ़ी चाहता हूँ। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने ये कहा और आराम से उस कमरे से निकल आया। सारे गुमसुम खड़े मेरी बातें सुन रहे थे। हुस्ना और उसकी माँ का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। महक मेरी तरफ बढ़ी, मैंने उसे सीने से लगाया और प्यार किया, और फिर एक नज़र सब की तरफ देखा और दरवाजे से बाहर निकल आया। एक मर्तबा मुड़कर चारों तरफ से हवेली को मायूसी के साथ देखा। दिल टूट गया था, किरची किरची हो चुका था। जिस मोहब्बत की तलाश में निकला था शायद वो मेरे लिए नहीं थी। मैं इस दुनिया में भटक गया था जो इंसानों और आदमजादों की दुनिया थी। मोहब्बत तलाश करने निकला था, मगर मैं जानता नहीं था कि इस दुनिया में मोहब्बत नाम की किसी चीज़ का कोई वजूद नहीं। मैंने एक मायूसाना निगाह पूरी हवेली पर डाली। उसी वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े और इसके बाद मैंने अपने चेहरे का रुख बाहर की तरफ किया और एक भरपूर फिजा में छलांग लगाई। अब मेरा रुख उसी पुराने मकान के मस्कन की तरफ था जहां से मुझे अपनी दुनिया में लौट जाना था। मैं हुस्ना हूँ। मैं आपको ये कहानी सुना रही थी। आज मुझे ये इकरार करने में कोई कबाहत नहीं कि मुझ जैसा खुदगर्ज और लालची इंसान शायद इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने अपने उस चाहने वाले को ठुकरा दिया जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था, जिसने मेरी खातिर मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े कांटे को मेरे रास्ते से हटाया। जो इंसान तो नहीं था मगर इंसानों से बढ़कर मुझसे मोहब्बत करता था, जिसे ना मेरी धन दौलत की ज़रूरत थी और ना ही किसी और चीज़ की, सिर्फ और सिर्फ मुझसे मेरी ज़ात से मोहब्बत करना था। उसके जाने के बाद मैं फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने आगे बढ़कर मुझे गले से लगाया। आमिल साहब, रोबान और हुज़ैफा मुझे मुबारकबाद देने लगे कि जिनसे जान छूट गई शुक्र अदा करो। आमिल साहब सारा कारकर्दगी को अपनी महरूने मिन्नत करार दे रहे थे और कहने लगे, देखो भाई, मैंने जिन को भगा दिया। सबको मुबारकबादें दे रहे थे और मैं अफसोस से उनकी तरफ देख रही थी। आमिल साहब को इनामो इकराम देकर रुखसत कर दिया गया। वो कामयाबी का सहरा अपने सर लगा रहे थे। रोबान और हुज़ैफा भी मुझे मुबारकबाद देने लगे तो मैंने कहा, खुदा के लिए मुझे तन्हा छोड़ दें। सब चले गए तो मैं कमरे में कितनी देर रोती रही। मैंने कई बार जरगान को आवाजें दी मगर मेरी किसी आवाज के जवाब में जरगान का कोई जवाब मेरे पास नहीं आया। कितने महीनों तक मेरी हालत ना संभल सकी। मुझे अब पता चला था कि सच्ची मोहब्बत क्या चीज़ होती है। उसके जाने के बाद मुझे उसकी मोहब्बत का एहसास हुआ था। मैं हमेशा गुमसुम और उदास रहती। इस हवेली की खातिर मैंने सब कुछ किया और यही हवेली मुझे काट खाने को दौड़ती। महक मेरे पास आती तो मैं उसे सीने से लगाकर रोती रहती और कहती, महक, तुम ही जरगान को आवाज दो। शायद वो तुम्हारी आवाज सुनकर आ जाए। वो तुमसे भी तो बेइंतहा मोहब्बत करता था। जरगान के जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे उससे कितनी शदीद मोहब्बत थी, लेकिन इसकी मोहब्बत का एहसास मुझे उसके जाने के बाद हुआ। आज कितना अरसा गुजर चुका है। मैं हमेशा उदास और गुमसुम रहती हूँ। हुज़ैफा भी मुझसे शादी का ख्वाहिशमंद है और इसके अलावा रुबान भी मुझे कितनी बार अपनी माँ के हाथों शादी का पैगाम भिजवा चुका है। वो दोनों मुझसे शादी के ख्वाहिशमंद हैं। माँ कहती है दोनों में से किसी एक को चुन लो और जिससे चाहे शादी कर लो, मगर मैंने कहा मैं शादी करना ही नहीं चाहती, क्योंकि मेरे दिल में अब कोई खुशी या किसी की मोहब्बत बाकी नहीं। जिसकी मोहब्बत का एहसास है वो अब मेरे करीब नहीं। उसकी मोहब्बत का एहसास मुझे उसके जाने के बाद हुआ। बेशक वो हम में से नहीं था, दूसरी मखलूक थी, मगर उसका रूप बहुत ही खूबसूरत था। जिस रूप में वो हमेशा मेरे सामने आया करता था, वो कहता था कि वो इस रूप में हमेशा मेरे साथ रहेगा। अगर एक बार मैं कहती कि तुम मेरी दुनिया में रहो तो वो भी मान जाता, मगर मैंने तो कभी सिरे से शुरू से उसकी मोहब्बत को तस्लीम ही नहीं किया था। मैंने इसीलिए शुरू में कहा था कि मेरी कहानी बहुत दुख भरी है। आज पछतावे के आंसू रोती हूँ कि मैंने इतने खूबसूरत दिल वाले को ठुकरा दिया। वो सच कहता था, हुस्ना, तुमने कभी मोहब्बत की ही नहीं, मोहब्बत तो उसने की थी। उसके अल्फाज आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं
कि शायद इस दुनिया में मोहब्बत नाम की किसी चीज़ का वजूद ही नहीं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।